L3 1 प्रोबेबिलिटी शायद x की जो भी है x की जगह और अब मैं रिकर्सिवली क्या करूंगा, ये मैं ब्लू में कर देता हूँ, रिकर्सिवली मर्ज दिस एंड दिस इनटू दिस एरिया एंड रिकर्सिवली मर्ज दिस एंड दिस इनटू दिस एरिया, सो रिकर्सिवली मर्ज। हाँ, तो अगर ये सारे लेट्स से ये सारे x से बड़े हैं तो ये पूरी की पूरी अरे अगली रिकर्सिव कॉल में चली जाएगी, एक बार रिकर्सिव कॉल में चली। जैसे क्विक सॉर्ट में होता है ना, ये पिवट से जब किया तो बहुत लॉपसाइडेड डिवीजन आ गई, तो वो बुरी होती है, लेकिन ये कि वर्स्ट केस में हम उसको देखते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो ये रिकर्सिव बना लिया। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था अगर आप पैरेललिज्म नहीं करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ये दिखाया कि अगर आप ये करें तो ये आपके सीरियल एल्गोरिथम को 5 गुना स्लो कर देता है। ये है, जब इसका एनालिसिस करेंगे, ये है अभी भी थीटा ऑफ n, ओके, दिस टर्न आउट टू बी थीटा ऑफ n, लेकिन उस थीटा में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बड़े हैं। तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि अगर आप STL का मर्ज और इस मर्ज को कंपेयर करें तो ये STL के मर्ज से 5 गुना स्लो है ऑन वन कंप्यूटर, ऑन वन। लेकिन पैरेलल में इसके साथ क्या होता है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको पकड़ना और इसको हमने प्लग कर देना है इनटू द अदर मर्ज सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पर शायद आपने जो क्वेश्चन ही पूछा, मैं आपको बताया था कि ये मेरे बीच में स्पेस क्यों दी, ये कंसेक्यूटिव नहीं पड़ेगा। देखिए रिकर्सिव कॉल्स होती है ना, तो अगली रिकर्सिव कॉल में इसने और इसने मर्ज होना है, तो बीच में स्पेस है, तो मैंने जनरल पिक्चर बना के दिया कि अगली जो रिकर्सिव कॉल है उसमें टी जो है उसकी ये वाली सब अरे और ये वाली सब अरे ने अलग मर्ज होना है, ये वाली सब अरे और ये वाली सब अरे ने अलग मर्ज होना है। तो जनरल सिचुएशन ऐसी होगी। पहली कॉल में ये कंटीन्यूअस होंगे, बाद में कंटीन्यूअस होना जरूरी है, बाद में कंटीन्यूअस होना जरूरी है, ठीक है। बाद में कोई एक इधर सब अरे इधर सब अरे वो होती यहाँ पर। तो ये मर्ज है। बिफोर आई गो टू द एनालिसिस लेट मी आल्सो से कि मर्ज सॉर्ट इसको यूज कैसे करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट कैसे यूज करेगा ये मैं यहाँ बता देता हूँ। मर्ज सॉर्ट क्या काम करेगा ताकि सब कुछ क्लियर हो। ओके, मर्ज सॉर्ट इसका एनालिसिस हमने भी करना है, लेकिन हम मर्ज सॉर्ट को पहले देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करें। तो मर्ज सॉर्ट जो है ना, उसका जब मैं फंक्शन लिखूंगा ना, तो एक तो उसमें एरे पास करूंगा, एक लेफ्ट पास करूंगा, राइट पास करूंगा, एक आउटपुट अरे बी के इसमें आउटपुट लिख के दें, ठीक है, और एक बी कहाँ से स्टार्ट करती है उसके इंडेक्स, ठीक है। तो मैं तो आपको जनरली बता दूं, सूडो कोड ही लिखूंगा। सूडो कोड यू कैन फाइंड दैट सूडो कोड इन द बुक, इन दैट फैक्ट बुक। In this one, what happens is that you have what it does, एक टेम्पररी एरे क्रिएट करता है, उस टेम्पररी का नाम रखता है टी, उसके दो हाफ करता है, जो दो रिकर्सिव कॉल्स करता है, मर्ज सॉर्ट की पहली रिकर्सिव कॉल, okay? उसमें इसको दे देता है एज आउटपुट, इसमें आउटपुट लिख के दो। जो दूसरी मर्ज सॉर्ट की कॉल करता है उसमें इसको भेज देता है कि इसमें आउटपुट लिख के दो, ओके। तो वो एक टेम्पररी यूज करता है और टेम्पररी में कहता है कि उस टेम्पररी के पहले लेफ्ट हाफ में कहता है, लेफ्ट वाली कॉल को कहता है इसमें आप सॉर्ट करके दें, राइट हाफ को कहता है इसमें सॉर्ट करके दें। और फिर क्या करता है, फिर इस टी को मर्ज को यूज करता है, कुछ हमारा पैरेलल मर्ज है, पैरेलल मर्ज को यूज करेगा। उसमें टी क्या होगा, ये वाली है, टी यहाँ पास कर देगा और मर्ज किस में होगी, इसकी अपनी आउटपुट यहाँ मर्ज कर देगा। जब आप फाइनली वापस आएंगे मर्ज सॉर्ट की पहली कॉल में, P will contain the sorted, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ऊपर मर्ज सॉर्ट, उसके अंदर पैरेलल मर्ज यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि आप ये वाला काम हम मर्ज में कर रहे हैं, तो वो करता ही है कि मर्ज सॉर्ट में एक्स्ट्रा अरे क्रिएट करनी होती है, ठीक है। उसका लेफ्ट हाफ दे देता है लेफ्ट कॉल को, राइट हाफ राइट कॉल को देता है। जब दोनों अलग अलग आ जाते हैं तो टी प्रिपेयर हुई होती है, उसको फिर वो मर्ज में भेज देता है, ये टी आर, और आउटपुट रहेगा वो मर्ज कर देती है सब कुछ यूजिंग दिस मेथडोलॉजी, ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस करना है कि इसका पैरेललिज्म कितना है, ठीक है। क्या पैरेललिज्म इंप्रूव हुआ है? पहले पैरेललिज्म log n था, क्या अब इंप्रूवमेंट आई है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है वो देखो, ठीक है। सो ये सारा एनालिसिस मैं करूँगा, मुश्किल वाला पार्ट में छोड़ दूँगा, तो आप करेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
वो मैं कर देता हूँ. So once again for this new setup, let's compute P parallel merge sort 1. ये क्या होगा? In fact, you know what I should do? Let me first start with merge, analysis of merge. Analysis of merge पहले करें. क्योंकि अब merge भी parallel हो गया. पहले तो मैंने merge की जगह लिख दिया था theta of n. क्योंकि चाहे parallel हो या ना parallel हो, infinite processor हो या 1 हो, theta n लिखा हुआ था. अब अगर processors एक से ज़्यादा है तो फर्क पड़ेगा. ठीक है? So पहली बात है कि इस चीज़ को मैं रिफ्लेक्सिवली कैसे लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस है जो मैं स्किप करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करेंगे. देखिए ये जो मर्ज पैरेलल मर्ज है, सिर्फ पैरेलल मर्ज, ये जब आप एक प्रोसेसर पे करते हैं, ठीक है, तो इसकी रेफरेंस क्या बनती है. देखिए इसी चीज़ को दोबारा देख लें जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे. अगर तो ये जो मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे, ये एग्जैक्टली हाफ में मिलता है, फिर तो दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगी हाफ ऑफ साइज. ठीक है. अदरवाइज एक फ्रैक्शन एक साइड पे जाएगी और दूसरी फ्रैक्शन दूसरी साइड पे. ठीक है. वो फ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं जनरली लिखूं लेट मी कॉल दैट फ्रैक्शन अल्फा, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि पैरेलल मर्ज 1 अल्फा ऑफ n. अच्छा बाय द वे n मैं किस चीज को कह रहा हूं, n1 plus n2 is equal to in this analysis. Okay, so this of n, this is equal to alpha of n on one side plus parallel merge 1 minus alpha of n on the other side plus 4. डिवीजन करने के लिए हमने क्या किया, log n binary search trade off log. Okay, ये एनालिसिस हुआ जो मैं नहीं करने वाला. ये आप you can give them this assignment as a reading assignment because this is not simple to do, but I can give you can read through this. This actually is state of n. Okay, you can read through it. एक चीज और है, इस अल्फा के बारे में मैं एक बात कर सकता हूँ कि अल्फा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है. देखिए अगर आप लेट्स गो बैक टू दिस, देखिए इस साइड से जो प्रॉब्लम के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रही है वो कितनी है, n1/2. ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दैट n1/2. दूसरी साइड से जो कंट्रीब्यूशन है वर्स्ट केस में वो कितनी होगी, 0 1 वर्स्ट n2 सारा कुछ. वो तो बेस्ट केस है. ओके, n2 okay, that's okay. This is इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ, n1/2 plus n2/2 plus n2/2. इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो ये होगा n1 plus n2/2 which is basically n/2 plus n2/2. इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, n2/2. देखिए एक चीज मैंने यहाँ लिखी थी, लिखी है, ये तो मैंने उठा दी है, दोबारा लिखो. n2 को हमने कहा था कि छोटा होगा, हमने ऐसे चूज किया. तो अब एक बात है, n2 must be less than or equal to n/2. ऐसे ही ना. देखिए n तो टोटल था, n2 जो है वो n1 से छोटा है, तो n2 n/2 से बड़ा तो नहीं हो सकता. अगर n2 n/2 से बड़ा हो जाए तो इसका तो मतलब है कि n1 छोटा होगा फिर n/2 से. तो इसका मतलब है n2 has to be less than or equal to n/2. So n2/2 has to be less than or equal to n/4. yes 2 से divide होगा, right? n2 has to be less than or equal to this. So this means this whole thing is less than or equal to this plus 4 और ये that is 3n/4. ठीक सर, बात समझ आई. तो what we have said is कि worst case में इस काम में जो हमने सारा काम किया है, worst case में क्या होगा, 3n/4 एक तरफ चला जाएगा. हाँ जी.
और n by 4. 75% एक तरफ चला जाएगा और 25% वर्स्ट केस। अगर हम इसको t इंफिनिटी में देखें तो दो क्लासेस हो रही हैं, लेट्स से एक 75% लेती है टाइम, एक 25% लेती है टाइम। तो कौन सी क्लास डिटरमिन करेगी कि कितना टाइम लगता है? 75%। Make sense? 2 घंटे वाली क्लास डिटरमिन करेगी ना, 1.5 घंटे वाली। इसका मतलब है कि यूजिंग दिस आई कैन से pm infinity of n, अगर मैं इन्फिनिट प्रोसेस में इसको यूज करूं, दिस इज इक्वल टू pm 1 3/4 n प्लस हेड ऑफ log n। बात समझ आई? यहाँ पर मैंने इतना डिटेल नहीं, मैंने छोड़ दिया, आपको देख लीजिएगा ये हेड ऑफ n। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू के बारे में एक बाउंड दे दिया कि अल्फा की वैल्यू 75% से ज़्यादा नहीं। अगर ये 75% है तो ये 25% हो गई। तो जब दो चीज़ें हो रही हैं, एक 75 टाइम ले रही है, एक 25 ले रही है, तो 75 वाला जो है पैरेलल में दोनों हो रही हैं, तो 75 का टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए मैंने 75% वाले को लिया, ठीक है। वहाँ पर दोनों 50-50 थी, तो मैंने किसी एक को ले लिया था 50, यहाँ पर मैं 75 वाली ले लिया। और जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो ये भी आसान है। This is theta of log square. Log square. ये merge का हो गया। अब हम जा सकते हैं फाइनल लास्ट थिंग कि इसकी वजह से merge sort को क्या होगा। अब merge sort को पहले क्या हो रहा था? merge sort में जब मैं infinite processors डाल रहा था, तो infinite processors के बाद भी merge चूंकि serial था, वो तो theta of n ही रहता था। अब अगर मैं merge sort में इन्फिनिट प्रोसेस डालता हूँ तो मर्ज कितना टाइम लेता है? लॉग स्क्वायर। ये देखिए कि ये इम्प्रूवमेंट है एक्चुअली। अगर हम ये कहें कि अगर एक ही प्रोसेसर है तो ये थीटा ऑफ n ही ले रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये 5 टाइम्स स्लो होगा रेगुलर मर्ज से, सीरियल मर्ज से। लेकिन यहाँ पर क्या केस है? यहाँ पर इन्फिनिट प्रोसेसर्स ने इसको इतना फास्ट किया। ओके, सो लास्ट थिंग दैट वी कैन सी इज द फॉलोइंग। पैरेलल मर्ज के साथ क्या होगा? तो पैरेलल मर्ज दो रेफरेंसेस लिखनी है एंड देन वी डन। पैरेलल मर्ज 1, ओके, एंड दिस इज पैरेलल मर्ज सॉर्ट। इसको कोई असर पड़ेगा? पैरेलल मर्ज सॉर्ट को कैसे पड़ेगा? असर पड़ेगा 1 को नहीं पड़ेगा। 1 को असर पड़ेगा? 1 को नहीं पड़ेगा। 1 तो पड़ेगा। ठीक है, वो तो पहले करेगा। That's simple. That's theta of n log. मैं इसकी रेफरेंस भी लिखता हूँ। It is what is infinity? अब इसकी रेफरेंस अगर आप देखें तो अब इसकी रेफरेंस बन जाएगी parallel merge sort infinity n/2 merge sort के लेवल पे। तो merge sort है दो कॉल्स की हैं। ये अब नेस्टेड पैरेललिज्म हम कह रहे हैं कि पैरेलल फंक्शन है, उसके अंदर एक और पैरेलल है, तो ये खुद जो इसका पैरेललिज्म है वो यहाँ रिफ्लेक्ट है। दूसरा पैरेललिज्म हमने अलग से देख लिया है कि उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर चीज ऐड कर सकता हूँ थीटा ऑफ log square है। दैट्स इक्वल टू थीटा ऑफ अब पैरेलल मर्ज सॉर्ट का पैरेललिज्म कितना है? इसका जो पैरेललिज्म है, this parallelism is this divided by this. This is n over log square. ठीक है? That means if I have n is equal to 2 to the power 20, then I can keep getting linear speed up until 2 to the power 20 divided by 20 square, which is 400, which is less than 2 to the power 9. Right? So this is like 2 की पावर 11. That's very good sir. Okay. जैसे आपका n इंक्रीज करता जाएगा, अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज है तो पैरेललिज्म आपका, so इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जो एल्गोरिथम्स बना रहे हैं उसमें उसकी जो एप्रिसिएशन है, उसका जो क्राइटेरिया है वो बदल गया। ठीक है, वो नहीं है सिर्फ कि आप T of n बना दें और एंड सो ऑन, बल्कि आपको ये देखना होगा कि कितना कोई एक एल्गोरिथम कितना एमेनेबल है टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। एज टेक्नोलॉजी कीप्स इम्प्रूविंग,
does the algorithm keep on returning linear speed up or not? Okay, so ये तो main चीज थी इसकी, ठीक है? Is this enough for कितना सेकंड में टाइम चाहिए? scheduling के ऊपर? I can talk about scheduling या sure. if the people are willing. Yes, sir. So एक particular scheduler, एक particular scheduler. So again, I'm not going to talk about the Silence please. okay, इसमें ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, not more than that. यहाँ पे मैं कोई concurrency issues नहीं करने वाला, वो जिसे कहते हैं क्या होता है वो critical area and all those things, OS वाले issues मैं यहाँ नहीं करने वाला. हमारी डिस्कशन एल्गोरिथमिक की रहेगी. तो जो शेड्यूलर है वो कई किस्म के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक रैंडमाइज शेड्यूलर भी हो सकता है, ओके, और एक ग्रीडी शेड्यूलर भी हो सकता है. Yes, sir. तो हम ग्रीडी शेड्यूलर की बात करेंगे, लेकिन ग्रीडी शेड्यूलर कितना अच्छा शेड्यूलर होता है या नहीं. तो वो शेड्यूल किस चीज़ को कर रहे हैं आप? जो शेड्यूलर है उसको इनपुट क्या है? उसके पास इनपुट क्या है? Process, definitely strands, in fact a DAG of strands. क्योंकि लॉजिकल लेवल पे हम कह सकते हैं कि एक ग्रीडी प्रोसेसर के पास एक DAG of strands है जिसे कि उसने एक्चुअली शेड्यूल किया. T प्रोसेसर्स के दरमियान बांटना है उसको. उसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हम देख चुके हैं कि उसका एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है, उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं वगैरह वगैरह. इनफैक्ट थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं this is a greedy schedule. Let's say कि एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, उसका DAG सिर्फ ये है, ठीक है? और आपके कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर हैं. कितने स्टेप लगेंगे? 2. जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है वो फर्क है. जो पहला स्टेप है उसमें 2 प्रोसेसर्स में से एक ही यूज हो रहा है, ऐसे ही है ना? क्योंकि इसको करना है उसने, ये होगा तो अगले 2 यूज होगा. तो इस तरह के स्टेप को हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट स्टेप. चूंकि डिपेंडेंसीज की वजह से मैं इन सबको ये 2 इकट्ठे नहीं उठा सकता, ये पहले होगा तो फिर. तो DAG के अंदर ये हो सकता है कि चूंकि जब वो शेड्यूल कर रहा है ग्रीडी, तो ग्रीडी क्या करता है? ग्रीडी शेड्यूलर क्या करेगा? It will schedule as many threads that it can, depending on the dependencies. जितने भी threads ready हैं, जिनके prerequisites, जिनके पहले आने वाले threads execute हो चुके हैं, वो जितने भी ready हैं, उसके बाद जो अब बिल्कुल तैयार हैं उनको हम चला सकते हैं. ओके, तो जितने भी अवेलेबल होते हैं वो सारे को शेड्यूल कर देता है. अगर सारे प्रोसेसर खाली पड़े हैं और P प्रोसेसर है और P थ्रेड रेडी है तो वो P के P को शेड्यूल कर देता है, किसी को छोड़ेगा नहीं. ओके, सो एनीवे, अब मैं ग्रीडी शेड्यूलर के लिए ये कह सकता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है, ये हमारा वाहिद एनालिसिस ही है. टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर ग्रीडी शेड्यूलर विल बी इक्वल टू, well there are 2 kinds of steps. There are either complete steps or incomplete steps. In a complete step, everything happens in one unit because everything is in parallel. In an incomplete step also, everything happens in one unit because everything is in parallel. Okay? So I can say that the number of steps will be equal to number of complete steps plus number of incomplete. Okay, and now I can quickly say something about the number of complete steps. इसको मैं अगर कोई सिंबल दे दूँ तो बेहतर होगा. Let's call this C for number of complete, and this is I for number of incomplete. पहला क्लियर ये है कि जो number of complete steps है ना, okay, number of complete steps cannot be more than P1 divided by P. ये बात समझ आ रही? अगर इससे ज्यादा कंप्लीट स्टेप हो तो क्या होगा? पैरेलल से ज्यादा है ना, मतलब इसका मतलब है पैरेलल से ज्यादा है. I don't know.
नहीं, अगर T1 लेट्स से टोटल स्टेप है 17 और प्रोसेस या 18 है टोटल स्टेप और आप कहते हैं जी मेरे पास 3 प्रोसेस हैं 3 तो 6 से ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप तो नहीं हो सकता। इसका तो मतलब है कि आप T1 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ बेसिक रोटेशन है बेसिक मसला या T1 आपने टोटल काम ही T1 से ज़्यादा किया तो काम ही T1 से तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप तो ये बाउंडेड है। क्वेश्चन ये नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्टेप कितने हैं? लेकिन माइनस किस में से करूं टोटल में से टोटल तो पता ही नहीं सर कंप्लीट जितने हाँ टोटल तो पता ही टोटल नहीं तो पता नहीं। नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्टेप को भी हमने एस्टिमेट करना है तो मसला नहीं। सो इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ना कि ये आगे चलेगा एक और चीज़ होगी फिर एक और चीज़ आएगी एक और चीज़ आएगी फिर एक और चीज़ आएगी ये भी यहाँ पे आ गया ये भी यहाँ चला गया यहाँ पे आ गया ये इधर आ गया ठीक है। लेट्स से ये एग्जीक्यूट हो चुका है ये एग्जीक्यूट हुआ है तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर ये हाल है इसमें तो अगले 2 थ्रेड कौन से रेडी है? ये रेडी है ये रेडी नहीं है ये सोचिए ये रेडी है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। तो नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्टेप कितने होंगे देखिए अगर आप ये छोटा सा आर्गुमेंट हर एक स्टेप में हर एक जो इनकम्प्लीट स्टेप है वो क्या करता है कि it one of the threads one of the strands that it executes is always on the longest path okay? अगर आप देखें जो इसका longest path होगा let's say ये इसका longest path है तो एक चीज़ जो इनमें से एक जो R है ना वो हमेशा उस longest path के शुरू में होगी उसकी डिग्री 0 होगी। Does this make sense? क्यों होगा longest path के शुरू? देखिए आप सिर्फ इतने सब ग्राफ को देख लें ठीक है। वन ऑफ दीज आर्स हैज टू बी इसकी डिग्री 0 है इसकी डिग्री 0 है क्योंकि ये तो हो चुका ना इसकी डिग्री 0 है इसकी जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी जो पहली नोड है उसकी डिग्री 0 होगी क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आई कैन ऐड अनदर नोड जो उससे पीछे एंड मेक दैट द लॉन्गेस्ट पाथ ओके। सो एक्चुअली वन ऑफ दीज आर्स विल ऑलवेज बी ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। सो होता ये है कि नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्टेप से ये मुराद है नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्टेप एक इनकम्प्लीट स्टेप होता है तो वो T infinity में से एक कम कर देता है। It knocks out one strand from the longest path. So what happens is that every incomplete step actually knocks out one strand from T infinity and the total number of incomplete steps is less than or equal to T infinity. Okay? If I don't know if I was able to explain it, I should prove it a little bit more why it is less than or equal to T infinity. It can't be more than that. आप छोटी सी एक contradiction ले सकते हैं अगर T infinity स्टेप हो चुके हैं और एक और चीज़ आप कहते हैं कि अभी ये बचा हुआ है तो मैं ये कहूँगा कि यार जब T infinity इनकम्प्लीट स्टेप हो रहे थे तभी आप इसको यूज़ कर लेते क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट थे आपके पास एक प्रोसेस पड़ा हुआ था सो आई कैन प्रूव इट। सो ये दो हमारे पास बाउंड्स आ गए ओके। इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं यानी नंबर ऑफ स्टेप्स इज एक्चुअली नथिंग बट TP दिस इज एक्चुअली TP फॉर अ ग्रीडी शेड्यूलर। तो अगर आप एक ग्रीडी शेड्यूलर यूज़ करें इट इज लेस देन और इक्वल टू T1 by P plus T infinity ठीक है। लास्ट थिंग दिस इज रियली द लास्ट आपको मैंने शुरू में चीज़ लिखवाई थी TP स्टार ऑप्टिमल कि कोई भी शेड्यूलर ऑप्टिमल कितना कर सकता है TP स्टार और वो क्या चीज़ थी मैक्सिमम था इन दो क्वांटिटीज इफ यू थिंक अबाउट इट वाज द मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस ठीक है। इफ आई रिप्लेस the smaller of these two quantities with the maximum of this will inequality will remain as such, it will not be disturbed. In fact, मैं ये कह सकता हूँ कि this TP is less than or equal to maximum 2 times maximum of T1 by P or T infinity. But this thing is TP star. Okay? So what we can say is that TP is less than or equal to 2 times. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर आप एक ग्रीडी शेड्यूलर यूज करें तो जो ऑप्टिमल शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं ये उससे सिर्फ 2 गुना दूर होगी। So this kind of an algorithm is called an approximation algorithm. Okay? ये जो आपका ग्रीडी एल्गोरिथम है वो एक अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है। हो सकता है कि आपको ऑप्टिमल शेड्यूलिंग करके ना दे लेकिन जो भी ऑप्टिमल शेड्यूलिंग है ये उससे 2 से आगे नहीं है ठीक
ठीक है, अगर वो 1000 स्टेप देता तो ये 2000 स्टेप। तो ये ग्रीडी शेड्यूलर अगर हम लिखते हैं, अभी भी हमने फिजिकल पैरेललिज्म के बारे में कोई बात की, वो स्कोप नहीं है स्टॉक का। फिजिकल पैरेललिज्म इज मोर रिलेटेड टू सिस्टम्स, दैट हाउ यू वुड एक्चुअली अचीव इट एंड ऑल दोस कॉन्करेंसी इश्यूज। बट आई होप दैट व्हाट यू गेन्ड फ्रॉम दिस टॉक is that we can do a lot of parallelism at a logical level, okay, in the programs, and we can write algorithms with different motivation, how to make it better for parallel technology. Okay, so this is I think it goes without saying that these days you have to do parallelism, also because of big data, because you have so much data, you have to create threads and distribute work. Okay, so you need to know. I'm sure आप में से काफ़ी लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग जरूर करेंगे। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे होते हैं तो साथ पैरेलल एल्गोरिथम्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है या हेल्पफुल है। ठीक है, क्रिएट थ्रेड करेंगे तो आप उसकी थ्योरेटिकल बेसिस बता सकते कि जो आप काम कर रहे थे आप एक लॉजिकल पैरेललिज्म कर रहे थे जब आप जावा में क्रिएट थ्रेड कर रहे हैं, सी में क्रिएट कर लिया थ्रेड। ठीक है, तो दैट्स ओके। अगेन you didn't write a scheduler, so the scheduler is like at the lower layer. ठीक है जी, thanks.